रात के अंधेरे में चार लोग चल रहे हैं, कंधे पर एक लाश, सबके आगे एक अधेड़ उम्र का आदमी, अर्थी पर लेटी एक लड़की। इतनी जल्दी चली गई, बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। सच में अब ये माधव का क्या होगा? क्या जरूरत थी लड़की की इतने बड़े घर में शादी करने की? सोचा था शायद ऐसे ही चली जाएगी। उफ, आप लोग चुप करो ना, अभी ये बोलने का वक्त है। और जिसे कंधे पर उठाकर हमेशा के लिए चिता की आग में देने के लिए ले जा रहे हो, वो तो आपके बच्चों से भी छोटी थी, और जबकि उसका बाप यहीं है, फिर भी ऐसी बातें। सबके आगे खामोशी से चलने वाला आदमी ही उसका बाप है, ये बताने की जरूरत नहीं है। माधव भैया, इनकी बातों का बुरा मत मानना। इस तरह बेटी को खोना कितना दर्दनाक होता है, उसे किसी शब्द या तसल्ली से भुलाया नहीं जा सकता। खुद को संभालो। माधव एक बार पीछे मुड़कर अपनी मरी हुई बेटी को देखा। उनके कानों में जैसे बात पहुंच ही नहीं रही थी। उसके कानों में तो बस यही गूंज रहा था कि उसकी बेटी जो उस अर्थी पर लेटी है, अब कभी किसी की पुकार का जवाब नहीं देगी, पिता कहकर नहीं पुकारेगी, और ना ही कभी अपने दुख दर्द बता पाएगी। माधव आखिरी बार अपनी बेटी राधा को देखने उसके ससुराल गया था। बार बार अपनी आंखों के सामने वही दिख रहा था। बेटी के ससुर ने कुछ खास स्वागत नहीं किया। ओ, आप आए हैं? जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी मां बनने वाली है और मैं नाना, ऐसे खुशखबरी सुनकर कैसे ना आऊं। देखिए ना, साथ में मिठाई भी लाया हूं। खुशी की खबर न खाक। अभी कितना खर्चा बढ़ गया बताइए तो। आपका क्या है, बेटी को हमारे सर पर डालकर आराम से है। देखूं तो क्या मिठाई लाए हैं। ये चंद मिठाई लाकर इतनी बातें, ये नहीं खाया जाएगा। ऐसे में राधा कमरे से आती है और पिताजी को कमरे के अंदर ले जाती है। ये क्या हाल हुई है तिल? ये लोग तुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं ना? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ससुर जी की बातों का बुरा मत मानना पिताजी। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं माना। पिछली बार जब आया था तब तो ऐसी हालात नहीं थी। इस बार ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या, रो क्यों रही है? क्या हुआ है? ससुर जी ने तय किया कि वो अपने बेटे की दोबारा शादी करवाएंगे। शादी करवाएंगे मतलब? तू है ना, फिर शादी कैसी? शादी होगी तो फिर से दहेज मिलेगा। लेकिन मैंने तो शादी के वक्त उधार लेकर भी 3 लाख रुपए दिए थे। फिर भी दामाद तुझ पर हाथ उठाता है ना? नहीं, मतलब राधा, तू तो ऐसी नहीं थी। गांव के सबसे हिम्मत वाली और अपने हक के लिए लड़ने वाली लड़की थी। और आज तू अभी मेरे साथ चल घर। राधा सारी तकलीफें बर्दाश्त की, क्योंकि मायके वापस लौटे तो सब ताने उसके पिता को सुनने पड़ेंगे। बेटी की अच्छे घर में शादी करने के लिए उनको बहुत दुख झेलना पड़ा था, और अब भी झेल रहे हैं। ये राधा अच्छी तरह जानती है। क्या चुप क्यों हो गई? ओह,
तो बाप के सामने हम लोगों की शिकायत की जा रही है। आप लोगों की रगों में इंसान का खून है, पैसे के अलावा कुछ समझते नहीं है क्या? प्यार, रिश्ते, इनकी कोई कीमत नहीं है। छोड़िए अपनी ये सब बकवास। 5 लाख रुपए दे पाएंगे तो फिर बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी अब 1 रुपया भी नहीं देंगे। ओहो, बाप को देखते ही बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई बन गई हो। मेरा बेटा अभी घर पर है नहीं, वरना क्या होता? और भी कहा सुनी होती है। आखिरकार माधव जबरदस्ती राधा को अपने घर ले आता है। पर राधा मायके आकर और भी ताने झेलने लगती है। सुना है तुझे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है? बाप ने भले ही बुलाया हो, पर चली आई तू। उधार लेकर शादी करवाई थी बड़े घर में, बहुत गरूर था। मेरी बेटी गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या हुआ? पेट से होकर घर पड़ पड़ी है। राधा रोज रोज ये सब सुनकर और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक रात को जब सब नींद में थे, पिताजी के पास एक चिट्ठी लिखकर रख देती है। और नहीं लड़ सकी पिताजी, और मेरे पेट में जो है उसे भी पैदा होते ही बातें ना सुननी पड़े, इसीलिए उसे भी मुक्त कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना पिताजी। आपकी अभागिनी बेटी राधा। अगले दिन सुबह पेड़ से लटकी हुई राधा की लाश मिलती है। माधव भैया, क्या कर रहे हो? देख कर चलो, अभी गिरने वाले थे। उसके आवाज से माधव फिर से अतीत के पन्नों से हकीकत में लौट आता है। माधव, शमशान आ गया है, आजा, अंदर आजा। एक तरफ रखी हुई राधा की लाश, पूरा शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, सिर्फ उसका मासूम चेहरा बाहर दिख रहा है। ससुराल का कोई देखना तो दूर की बात, खबर तक नहीं ली। माधव भैया, मुखाग्नि देने आओ। माधव का शरीर कांप रहा है। राधा जैसे बार बार कह रही है, पिताजी आग मत देना। याद नहीं, उस पर दिया जलाते वक्त हाथ जल गया था, कितनी तकलीफ हुई थी। पिताजी मत देना आग। माधव जलती लकड़ी लेकर पीछे हट गया। माधव, ऐसा मत कर। मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी बेटी आग से बहुत डरती है, उसे तकलीफ होगी। सबने माधव को पकड़कर उससे मुखाग्नि दिलवाई। राधा बेटी मेरी। कुछ ही देर में ही चिता जलकर राख हो जाती है। सब काम खत्म होने पर सभी लोग नदी में नहाने जाते हैं। ये क्या? माधव भैया नहीं दिख रहे, कहां गया? ठीक कहा, वो तो नदी की तरफ आया ही नहीं। किसी की बेटी मर गई, कहां उसके साथ होंगे वो नहीं, कब अपनी जिम्मेदारी झाड़ कर निकाल लेंगे, यही फिक्र लगी है। बकवास मत कर, उसे ढूंढते हैं, चल। उसे ढूंढना शुरू हुआ और मिल भी गया, लेकिन जिंदा नहीं। शमशान के पुराने पेड़ से लटकी हुई लाश, बिल्कुल राधा की तरह।
2 साल बाद एक रात नाव के घाट पर तो किसी को नहीं देख रहा। बेटी के घर से हमें कोई लेने नहीं आया। पिताजी, आप शायद भूल गए हैं, हम शाम को आने वाले थे और अब रात के 9 बज रहे हैं। वो भी है, शायद शाम को लेने आया भी था, इंतजार करके हमें ना देखकर लौट गया। आपको कितनी बार बोला जल्दी निकलो, लेकिन नहीं। ब्याज के पैसे वसूलने में ही तो देर हो गई। मुझसे पैसे लेगा और मैं ब्याज छोड़ दूंगा, ऐसा कभी हुआ है? अब जाएंगे कैसे? अरे नालायक, इतनी जल्दी भूल गया? तेरी दूसरी शादी इसी गांव में हुई थी। ओ, वो वही जो रहने दे, मनहूस की नाम मत ले। शुभ काम में जा रहे हैं, गांव का रास्ता जानता हूं मैं, और लड़की वालों का घर का पता भी मालूम है। 1 मील का रास्ता है, पैदल ही चल लेंगे। पहले तो घाट पर बैलगाड़ी रहती थी। बात खत्म होते ही अंधेरे में बैलगाड़ी आने की आवाज सुनाई दी। चलो, अब पैदल नहीं जाना पड़ेगा, बैलगाड़ी आ रही है। देखते ही देखते एक बैलगाड़ी उनके सामने आकर रुकी। गाड़ीवान का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ीवान, माखनलाल के घर चलोगे? बैठिए। बाप बेटा बैलगाड़ी में चढ़ जाते हैं। दहेज में क्या मांगना है तय कर ली है ना? हाँ हाँ, पूरी लिस्ट बना ली है। राजी नहीं हुए तो तभी रिश्ता खत्म। बैलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ते ही उफ, ये सड़ी हुई बदबू। ठीक कह रहा है। अरे गाड़ीवान, तुम्हारी गाड़ी में चूहा हुआ मरा है क्या? इतनी बदबू क्यों? गाड़ीवान इसका जवाब ना देकर अचानक एक अजीब बात कहता है। फिर से किसके सर्वनाश करोगे तुम लोग? क्या क्या बोला तू? इतनी बड़ी बात बोली तूने? गाड़ी रोक बोल रहा। ठीक उसी वक्त बैलगाड़ी के अंदर सिद्धू और रतन के कानों में कोई औरत की आवाज आती है। बदबू आ रही है ना? आएगी ही। आखिर सड़ी हुई लाश जो है। अरे कौन है? अरे गाड़ीवान, गाड़ी रोक बोल रहा हूं ना। ये गाड़ी अब नहीं रुकेगी। रतन जेब से माचिस निकलकर जला लेता है और उसी रोशनी में हड्डियां कपा देने वाला मंजर देखता है। उनके सामने बैठी है राधा। हमें पहचाना? क्या सोचा था? और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा? तुम लोगों की वजह से मेरा बच्चा, मेरे पिता और मैं दुनिया से चले गए। आज तुम्हारी बारी। अब किसी लड़की और उसके परिवार को तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत पैसों का लालच है ना? आज देखता हूं पैसा तुम्हें कैसे बचाता है। माचिस की रोशनी बुझ जाती है। 2 इंसान की चीखें रात के सन्नाटे को चीर कर रख देती है। अगले दिन सुबह गांव के लोग शमशान के पेड़ के नीचे 2 लोगों की लाश पड़ी हुई देखते हैं। बाप सिद्धूपाल और बेटा रतनपाल। देर रात को कभी कभी घाट के पास एक बैलगाड़ी में गाड़ीवान और गाड़ी के पीछे
एक लड़की को देखा जाता है, पर वो इस दुनिया के नहीं